the last discussion we had yesterday, which is related to the present value and the compounded value. How to come up with the present value and the compounded value, we have already seen that, and we had seen how to come up with the formulas logically. And in today's class, I'm going to show you some practical aspects. I mean, I'm going to show you particular tables so that you people can directly look upon the table and you can directly find out the different factor values and you can come up with your answer. This is one thing. तो आज की क्लास में जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं दोनों तरह से आप लोगों को कराऊंगा, लॉजिकली भी किस तरह से किया जाता है क्वेश्चन, और टेबल की मदद से भी, जिससे आपको दोनों में क्लियर चीजें रहें। यानी कि अगर आप सीए एग्जामिनेशन में भी अगर जाएं तो आपको वहां पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सीए में नॉर्मली शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती है टेबल्स के अलावा। इन केस द टेबल्स इज नॉट देयर, इफ द टेबल इज नॉट प्रोवाइडेड, देन हाउ यू कैन कम अप विद योर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम उन चीजों पे बात करेंगे। So I'm going to take the one of the simplest question, and the question is, I would ask you people to identify the nature of the question, right? उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 कहता है, there is a Mr. X, he opens a recurring account in a bank where he deposits rupees 2000 every year, right? So he is depositing rupees 2000. Right, 2000 rupees every year for a period of the total time period is 10 साल है, and the interest rate %10%. What is the future value of his amount deposited in the bank? So there is a question कि there is Mr. X, जैसे हमारी families में भी आरडी कराते हैं ना, recurring deposits जो जिन्हें कहा जाता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में ये एक रूल होता है कि आपको एक अमाउंट, एक मुश्त अमाउंट आपको हर महीने जमा करना है, और 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो हमारी फैमिली बोलती है इतना पैसा मिलेगा 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। तो अगर आप ऐसे अपनी फैमिली का कोई पर्सन अगर आरडी के साथ ओपन करा रहा है और आपको इंटरेस्ट रेट की अच्छी जानकारी है कि भाई दिस शुड बी द इंटरेस्ट रेट और द डिस्काउंटिंग और द कंपाउंडिंग रेट, तो आप असेस कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपकी फैमिली के लिए सही है या नहीं है, किस बेस पर, जो हम आगे बात करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू अस। Sir, I lost the connection in between. Sir, can you please explain it again, whatever you have explained till now? 2000 रुपए हर साल एक मिस्टर एक्स हैं वो जमा कर रहे हैं 10 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट इज 10%। we need to find out the future value of this amount, the total deposited amount, right? Future value of this, we need to know the future value of this amount. तो मुझे आप नेचर बताइए क्वेश्चन का। कंपाउंडिंग नेचर। यस, इट इज द कंपाउंडिंग, बट किस तरह की कंपाउंडिंग है? Sir, annuity compound. Very good. It is known as the annuity compounding, right? Annuity compounding. ये भी क्लियर है हमें? Yes. एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। हाँ, मिस्टर X opens a recurring account in a bank where he deposits rupees 2000 every year for 10 years at 10%. What is the future value of his amount deposited in the bank? तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, मुझे आप बता सकते हैं? हमने कल क्या बात की थी? तो फर्स्ट प्रिंसिपल को 4 की मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई करके 4 की पावर नेक्स्ट को 3 की, उसके बाद 2 की, फिर 1 की, और लास्ट में 2000 में सबको ऐड कर देंगे, या फिर टेबल यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो 10 है ना, टाइम भी 10 है। यहाँ से 9 से स्टार्ट करेंगे, then 8, then 7। राइट, गुड। क्यों 9 से किया जा रहा है? देखिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपने बिगनिंग में शुरू किया है जमा करना टाइम पीरियड 0 से या साल के अंत में किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम पीरियड क्या हुआ। यस और नो क्लास? Yes, sir. राइट। देखिए जैसे कि सिंपल एन्युटी का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में सिंपल एन्युटी ही है, इसका मतलब कि ये अमाउंट साल के अंत में जमा हुआ है। इज दैट क्लियर क्लास? राइट। Yes, sir. तो इट इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझे कि साल के शुरू में ही, बिगनिंग ऑफ द ईयर में शुरू हुआ है, तो आपकी कैलकुलेशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज that is the case of the annuity due. We are not doing here the annuity due, we are doing the very simple annuity, right?
तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको पहले लॉजिक से बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये 2000 है, जो पहला 2000 साल के अंत में जमा होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, 9 साल के लिए, राइट? Yes, sir. राइट, 2000 9 साल के लिए होगा, अगला फिर 8 साल के लिए, सो एंड सो फोर्थ, इस तरह से अमाउंट चलेगा, ठीक है Yes, एवरीवन? sir. ठीक है, Yes, sir. उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सॉल्व इट, आई मीन दिस इज द लॉजिकल वे वी कैन डू इट, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट, राइट? तो मैं उसको वापस से रिपीट नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, Yes, sir. हाँ ये हम सबको क्लियर है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ द टाइम पीरियड इज 10 ईयर, इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरी ईयर, यस और नो, Yes, sir. राइट? तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए सिंपल सी बात है, एक टेबल दी गई है, जिस टेबल को क्या कहा जाता है, नाम बताएंगे टेबल का? Compounding value CVA, कंपाउंडिंग value annuity factor. कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी टेबल। अच्छा, इसे पीवीएफ क्यों नहीं कहा जाता, इसे सीवीएफ क्यों कहा जाता है? We are looking for the future value. वी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर वैल्यू, वेरी गुड। अगर सेम क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू जाननी होती, लास्ट के सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाता कि 2000 जो हर साल जमा हो रहे हैं, 10 साल के लिए जमा हो रहे हैं, 10% इंटरेस्ट रेट पे जमा हो रहे हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू बताइए, तो उस केस में क्वेश्चन पूरा बदल जाता, यानी कि उस केस में वी वुड लाइक वी वर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट वैल्यू, बट हियर we are interested in its future value, so obviously we are now going for the compounded value। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैंने बेसिक से आपको क्लियर कर दिया कि क्या कौन सी टेबल देखनी है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट? Yes, sir. राइट, Yes. तो एक बार इस टेबल को मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। इट्स अ कंपाउंडेड वैल्यू, यानी कि हम फ्यूचर वैल्यू जानना है। सीवी का मतलब क्या है, सीवी शोज कि हम फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. राइट, एनविटी का मतलब क्या है, सेम अमाउंट, राइट, सेम अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है दिस क्लास? एंड Yes, नाउ sir. व्हाट डज इट मीन बाय दिस एफ? एफ इज नथिंग बट इट्स अ फैक्टर, यानी वो फैक्टर, ये वो फैक्टर है जो एन्युटी अमाउंट से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? राइट, Yes, sir. so what we are looking in the table, we are looking for the factor, and how to come up with a factor? फैक्टर के लिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, इसका टाइम पीरियड का एंड इंटरेस्ट रेट का। यस और नो Yes, sir. एवरीवन, सो फार सो गुड? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में? मुझे ज्यादा आवाज नहीं आ रही है आज। 14. निखिल, 14 स्टूडेंट्स हैं। Yes, sir. देखिए इस क्लास में मुझे लगता है कि सिर्फ बॉयज ही एक्टिव हैं, गर्ल्स पता नहीं क्लासेस लेती भी हैं नहीं लेती हैं, मुझे कोई पता कुछ आइडिया नहीं है। So if you are there in the class, please there in the class. There is no other way to learn things, and you really have to answer. Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Girls को बोल रहा हूँ फिर भी लड़के yes sir. बोल Yes, रहे sir. हैं, yes बोल रहे हैं। देखिए it's all about you people really have to attentive all the time. This is the only this is the only purpose. Otherwise हम कुछ भी कर रहे हैं। देखिए मैं इस तरह की लर्निंग में ना ही टीचिंग में विश्वास करता हूँ, तो प्लीज डोंट डू इट विथ मी। ओके, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो।
Okay, we have got a call from college. Yes. So it is a compounded value annuity factor. यानी हमें एक टाइम का कॉम्बिनेशन चाहिए. हमें किस टाइम का कॉम्बिनेशन चाहिए? तो आपको CVF टेबल में जाना है और आप किस टाइम का कॉम्बिनेशन देखेंगे. द टाइम पीरियड इज टोटल 10 ईयर, राइट, एंड द इंटरेस्ट रेट इज 10%. इज इट क्लियर? ठीक है. Now we are going to table. We are going to look at the table. What are the values? See, this is the table we have. So how to recognize what kind of table we have? So if I hope you people can look at the table. Table, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए ये टेबल A1 दी गई है जिसमें लिखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर अ लमसम अमाउंट. यस. तो क्या ये टेबल हमें चाहिए? No, sir. नहीं. वेरी गुड. तो हमें पढ़ना आ गया. क्या हमें ये टेबल चाहिए? टेबल नंबर 4. जी, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, if you look at the table, it is compounded value factor for an annuity. Yes, मैंने CVAF लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे. ठीक है. और ब्रैकेट में लिखा है R and N. N is what percentage and R is N is the time period and R is the percentage. ठीक है. Now look at this. So what we have to see, we will have to see the combination. N 10 पे देखो और 10% पे देखो इसे. इसके इक्विवेलेंट ले जाओ और आप horizontally आप वैल्यू देखो. I hope you people can see this value 15.937. Yes, Yes, sir. sir. Right. It is the intersection value. 10 साल की और 10% की इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है? 15.937. Yes, Ross? Yes, sir. So the value comes out 15.937. अब हमें क्या करना है? अपने अमाउंट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है and we'll have the value 2000 multiply with this value 15.937 and we have got 30,000 से ऊपर आएगा. 15 multiplied to 30 1800 31. 31 874. 800 के आसपास. 37 plus 74, right? हाँ. तो it is 31,874. What does it mean? इसका मतलब जो भी आपने पैसा जमा किया ना इन 10 सालों में उसकी फ्यूचर वैल्यू ये होगी. दिस इज द फ्यूचर वैल्यू. अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर हमने जमा कितना किया था. देख लीजिए आपने जमा कितना किया. आपने जमा कितना किया होगा? 2000 साल का 10 साल के लिए कितना जमा किया? 20,000. 20,000. So this 20,000 is nothing but the principal amount. Yes or no, class? Yes, sir. And the interest amount is the residual, which is 11,874 is the interest. The total amount comes out this. This is the total amount we have. Is that clear? तो ये आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है. तो यानी कि अगर आपको कोई इस तरह का कोई पॉलिसी आपको बेच रहा है जिसमें आपको 31,874 से कम मिल रहा है, वो बोले 30,000 मिलेगा, इसका मतलब है कि ये पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी क्योंकि 10% के हिसाब से आपको मिलना चाहिए था 31,874. That's how we can analysis the different type of project. So this is the one kind of question, right? Now look at the second type of question. Okay, fine. Next question, it says Mr. A is to receive 30,000 at the end of the 5 year from now, right? If the interest rate is 10% per annum, find out the present value of 30,000. Question clear है आप लोगों को? नहीं सर. Okay, कोई बात नहीं. Mr. A को मिलने वाले हैं आज से 5 साल बाद. ये टाइम पीरियड 0 है और आज से 5 साल बाद Mr. A को कितने मिलने वाले हैं? 30,000. ठीक है? 30,000. 30,000, right? At the end of the 5 Okay. year. If the interest rate is 10%, if R is 10%, find out the present value. हम ये देखना चाहते हैं कि भाई आज के वक्त इस 30,000 की वैल्यू क्या होगी. Is that clear? Yes sir. Yes, sir. अच्छा मुझे बताइए 30,000 की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. कम होगी सर, कम होगी. कम होगी भाई. कम होगी. Yes or no? सर ज्यादा होगी ना. 30,000 फ्यूचर वैल्यू हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. हाँ तो बताइए ज्यादा होगी या कम होगी? 30,000 कम will be होगी more. सर. कम होगी. कम होगी सर. सीधी सी बात है भाई, कम होगी. क्यों कम होगी? सीधा सा लॉजिक है. कम इसलिए होगी क्योंकि जो 30,000 है डिस्काउंटिंग. तो सर मैं कह रहा था कि वो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी. प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी. मतलब जो अब 0 पे सम होगा वो 30,000 से कम होगा.
हाँ 30,000 से कम होगा, लेकिन इक्विवेलेंट है वो, यानी टाइम पीरियड आर डिफरेंस, लेकिन वो दो अमाउंट इक्विवेलेंट है बिकॉज ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट। यस, यस सर। ठीक है। तो यानी कि हम ये देखिए आपको इस तरह से समझना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको छोटे छोटे लॉजिक्स इसलिए बता रहा हूँ, समटाइम व्हाट वी डू, वी मेक सम मिस्टेक्स बाय ओवर एक्सट्रैक्टिंग द अमाउंट और अंडर एक्सट्रैक्टिंग द अमाउंट बाय व्हाट डूइंग, कि हम क्या कर देते हैं, हम टेबल गलत ले लेते हैं, ठीक है, और टेबल आपने गलत दी तो ऑब्वियसली आपके अमाउंट चेंज आ जाएंगे। तो लॉजिक से समझो कि भाई जो फ्यूचर में ज्यादा है वो प्रेजेंट में तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल यूज करेंगे, बट द क्वेश्चन इज which table we are going to use. There are different tables. There is a table which is known as PVF. There is a table which is PVAF, and there is a table which says it is CVAF. बताइए कौन सी टेबल यूज की जाएगी? PVAF. PVAF, PVS. PVF. Anyone else? सर क्वेश्चन में बताया कि वो मतलब कैसे डिपॉजिट कर रहा है पैसे। देखिए क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ दोबारा, आप ही खुद फाइंड आउट कीजिए। Mr. is to receive 30,000 at the end of the 5 year from now. ठीक है, if the interest rate is 10% per annum, find out the present value of 30,000. पीवीएफ कर लेना। PVF, राइट। देखिए कोई एन्युटी नहीं है, कोई एन्युटी नहीं कि उसने इसमें ये नहीं बताया गया कि इस 30,000 को इसने किस किस तरह से डिपॉजिट किया, राइट। इसे सिर्फ ये बताया गया कि 5 साल के बाद 30,000 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली एन्युटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, राइट। कंपाउंडेड वैल्यू हम निकाल ही नहीं रहे, वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट वैल्यू, तो कंपाउंडेड वैल्यू का भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। द ओनली टेबल व्हिच इज रिमेन व्हिच इज नोन एज पीवीएफ, राइट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या बताता है? प्रेजेंट वैल्यू हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर बताता है। क्या बताता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ, और जब भी डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात आएगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा सर। कम होगा। कम होगा। ये सुनो, कम होगा। यस सर। हाँ, तो ये है टेबल को पहचानने का तरीका, इट हैज टू बी लेस देन 1, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट होगा तो हमेशा वैल्यू कम आएगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपकी जो टेबल वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ठीक है। लेकिन कंपाउंडेड वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर देन 1। यस और नो? यस सर। राइट। तो ये टेबल को पहचानना एक और छोटे छोटे आइडेंटिफिकेशन है जिसको हमें पता होना चाहिए, और व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वी गेट इट डायरेक्टली। नाउ if you look at this present value factor for a lump sum amount, ये lump sum ही तो है 30,000। yes, right। combination क्या है? what is the combination? 5 years and 10%. 5 year and 10%, this 0.621. 0.621, am I clear class? यस सर। 0.621 सबको क्लियर है? why we have this 0.621? this 0.621, right, good. So this value comes out from the table, and we can solve this question directly. So present value factor table shows us with the combination of 5 year 10%, it shows 0.6 0.621। ओके फाइन, ठीक है। अब हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 30,000 गुना में 0.621, 18,000 तो हो ही गया, ये 600 हो जाएगा अलग से, 630। 663 ना सर एग्जैक्ट नहीं, मैंने बस अप्रॉक्स बता दिया आपको। अच्छा कितना? 18,600। 18,600 के अराउंड ही आएगा सर। अच्छा रुको 3030. 63030 आएगा। अच्छा ठीक है, 18,630, यानी जो 5 साल बाद आपको पैसा मिलने वाला है ना 30,000। अब मान लीजिए कि आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सीधा सा है, यानी कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप 18,630 आज जमा करते हैं ना प्रेजेंट में, वो 30,000 के बराबर है 5 साल में इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। यस और नो? यस और नो? राइट। लेकिन अगर कोई ये करे, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर आए, भाई क्या है, इफ 20,000 डिपॉजिट, अगर आज आप 20,000 डिपॉजिट करते हो ना तो आपको 30,000 मिलेगा सेम इंफॉर्मेशन पे, तो क्या आपके लिए फायदेमंद है ये प्रोजेक्ट? नो सर। नहीं है, क्योंकि आपको 18,630 पे इतना मिलना चाहिए, तो somehow you are putting your additional investment of 1,370, right? So which is not a good project. But if someone says
कि भाई इफ यू ब्रिंग 15,000 आई कैन डबल योर मनी। जब भी डबल मनी की बात आती है ना तो हेरा फेरी का वो सीन याद आ जाता है। लक्ष्मी चिट फंड। हाँ यस, लक्ष्मी एक चिट। कुछ दिन में। हाँ 21 दिन बाद, ये तो चलो 5 साल में कर रहे हैं डबल। हाँ, तो अगर आपको कोई बोले 15,000 में 15,000 आप डिपॉजिट कीजिए, 5 साल में 10% पे 30% हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। Am I clear enough or not? यस। Right? तो ये सिर्फ एनालिसिस रिक्वायर्ड है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर क्या इसको लॉजिकल तरीके से भी किया जा सकता है? बहुत सिंपल है इसको करना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास है फ्यूचर वैल्यू। तो ऑब्वियसली इफ आई नीड प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू आई कैन डिवाइड इट। यस और नो? यस I'll have to divide the future value. किससे? 1 plus interest rate. Yes or no, class? यस। Yes, sir. 1 plus interest rate. And the interest rate is R power N. एंड Right? Power is N. ठीक है? अब देख लेते हैं। मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। फ्यूचर वैल्यू कितना है? 30,000. 1 plus RN. 1 plus R is 10%, so it should be 1.1, right? यस 1.1 का N. N is 5. फोर। तो आप ना एक से now, so present value equals to 30,000 multiply 1 upon 1.1 का 5। वैल्यू बताइए कितना आएगा 1.1 का पावर 5? सर बट अगर वो साल के एंड में डिपॉजिट करता है तो 4 नहीं आएगा? हाँ जी, तो साल के एंड में डिपॉजिट करता है ना? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल टाइम पीरियड हम यहाँ पे देख रहे हैं ना। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर है, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। तो अगर आप 5 साल के बाद 5 साल के एंड में कर रहे हैं तो टोटल टाइम पीरियड भी तो 5 साल हुआ ना। यस, यस सर। देखो कैसे, इसको ऐसे समझो। दिस इज जनवरी 2020, ठीक है। दिस इज अबाउट जनवरी 2021, ये 3rd ईयर है। जनवरी 2022, जनवरी 2023, कितने साल हो गए? 3 4, ठीक। जनवरी 2000 और ये हुआ आपका दिसंबर, तेरह से दिसंबर 2024। आप देखिए कितने टाइम पीरियड हुए? 1 2 3 4 5 ईयर हुए ना, यस सर। राइट? क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द 5th ईयर है भाई। जनवरी 2024 पे 5th ईयर शुरू हो गया था, राइट? बट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर है, तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर क्या होगा? एक तरह से जनवरी 2025 ही होगा। यस और नो? यस सर। राइट? तो अगर आप पीछे जाओगे तो 5 साल ही तो काउंट हुए, दैट्स व्हाई द पावर इज 5। ठीक है? ओके सर। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, 1.1 का पावर 5 मुझे ये करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज माय कैलकुलेटर एंड विल ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू। 1.1 का पावर 5 वैल्यू कम्स आउट 1.610, राइट? 51 मल्टीप्लाई 30,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट डूइंग नथिंग, आई जस्ट डिवाइडिंग द वैल्यूज। 1 डिवाइडेड बाय 1.61051। ये वैल्यू कितनी आई पता है? बताइए कितनी आई होगी वैल्यू? इट इज 0.62092 मल्टीप्लाई 30,000। देखो ये वही तो वैल्यू है जो टेबल से देखिए। यस सर। Yes or no, class? Look at this value, are identical. तो टेबल क्या है? टेबल भी तो इन्हीं चीजों का समीशन है ना। उन्होंने एक सिर्फ आपके लिए इजी चीजों को इजी करने के लिए इन वैल्यूज को डायरेक्ट टेबल में लिख दिया। और हमने, अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। यू विल हैव द सेम आंसर। यस एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस नाउ। ओके फाइन। यस आदित्य, अमन, अर्पित, आशीजा,
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Divyanshu, Ketan, Yes, sir. Divyanshu. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Lokendra, Manisha, Manish, Yes, sir. Lokendra. Yes, sir. Okay. Mohammed Yes, Sheikh, sir. Mohammed Sheikh. Yes, sir. All clear. Okay. Nikhil, Payodhi, Rachna. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nikhil, Nikhil, are you there in the class? Yes, sir. Satish. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अटेंडेंस आपकी कंप्लीट हो गई. सर ये this process can be used by a layman, तो सर ये किस चीज़ में यूज कर सकते हैं, just to see if we are getting a profit after a certain point of time या फिर नहीं. हाँ, देखिए अगर जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये सीधा सा आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो आप आरडी करते हैं, एफडी के केस में तो ये ज्यादा अप्लाई नहीं होगा, मेनली इनके तो आरडीज, या इफ यू आर गेटिंग लम सम अमाउंट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, right? So only then you can assess the project, whether the project is or whether the offer is profitable or not, whether the project will add your value or will decrease the value. But the point is, देखिए सब कुछ तो आसान है, सब कुछ समझ भी आएगा कि किस तरह से assess करना है. But the problem is always how to decide the interest rate. Yes or no? क्योंकि interest rate तो सबसे important है. अगर interest rate आपके हाथ में है तो ये तो सब बाकी तो mathematical calculations हैं. Yes or no? Yes, sir. हाँ, तो आप अपने प्रोजेक्ट को एसेस इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पता, ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता है, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पता है, एक से यू हैव जस्ट दिस इंफॉर्मेशन, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसा करो 18,630 डिपॉजिट करो आज, 30,000 मिल जाएंगे 5 साल के बाद, ठीक है. तो अब आप ये जानना चाहेंगे ना भाई टाइम पीरियड मुझे पता है, ठीक है, मुझे लमसम अमाउंट पता है, बट मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं पता. यस और नो? Yes, sir. तो आप इंटरेस्ट रेट, जब सारी इंफॉर्मेशन है तो आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से हो जाएगा ये भी, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो आप इस तरह से भी एसेस कर सकते हैं. इवन अगर आपको इंटरेस्ट, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है कम एंड वो बोर्ड इंटरेस्ट रेट है ज्यादा, तो इसका मतलब दे आर हाइडिंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन, राइट? वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको 12% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लेकिन आपको इस कैलकुलेशन से कितना पता लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो 10% ही है. यस और नो? राइट, ठीक है. तो इससे पता लग जाएगा कि 12% से तो अमाउंट ज्यादा मिलना चाहिए था. तो इट इज द कैलकुलेशन वी कैन फिगर आउट सम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन द वे द इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड टू अस. ठीक है, यस क्लास? Yes, sir. ओके, Sir, do वेरी we गुड. बैंक मतलब कि हम बैंक में ही जमा करते हैं वैसे, तो इज देयर एन ऑब्लिगेशन फॉर द एम्प्लॉयज देयर कि आपको ये सारी जो डिटेल्स होती हैं ये एकदम फुल्ली प्रोवाइड नहीं करनी होती कस्टमर्स को, क्योंकि ऐसा कुछ सुना नहीं मैंने पहले कभी. देखिए मान लीजिए आपने आरडी कराई, राइट? आरडी, यस सर. तो आरडी में नॉर्मली क्या होता है, आपको ये बोला जाता है कि भाई आपको हर महीने 5,000 या 10,000 रुपए बैंक में, यानी आपका जो आरडी अकाउंट होगा वो उस आपके जो नॉर्मल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, सेविंग अकाउंट से, राइट? So यस सर. RD is nothing but it is the recurring deposit which is annuity, nothing but the annuity for a particular time period. तो ये कहा जाता है RD में कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इतना Yes, इंटरेस्ट sir. मिलेगा और इस बेस पर आप RD करा रहे हैं, ठीक है. अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कैसे करना चाहिए. But the unfortunate situation, we do not like this. We always invest in a very irrational manner. So I'm going to show you something which is a very important consideration here. ये वाला क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है. आपका एक बैंक अकाउंट है जिसमें 1,00,000 का सेविंग बैंक अकाउंट. द इंटरेस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय योर बैंक, द इंटरेस्ट रेट आजकल तो 3.5% है, पता होगा आप लोगों को, सेविंग पे 3.5% है. Yes, sir. There are few private bank like IDFC बैंक, जो मेरा बैंक है तो शायद 5.5 प्रोवाइड करा रहा है, ठीक. पहले 7% था, तो मुझे मतलब काफी ये रहता था कि भाई 7% मिल रहा है तो why should I invest in equity market? Yes or no? It holds true. Why should I invest in the equity market if I'm getting 7% return over the year? तो Yes, इक्विटी में sir. तो यहाँ पे तो डाउट, इक्विटी में तो एक
रिस्क भी है, इसमें तो रिस्क भी नहीं है, डिपॉजिट इंश्योरेंस आपका 5 5 लाख तक का होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सारी अब मैं आपको सारी चीज़ों का लॉजिक दूंगा। इंटरेस्ट 3.5%, यानी आपको साल के अंत में कितना कितना पैसा मिल जाएगा। देखिए 10% कितना होगा, 10,000। 3.5% कितना होगा, 3,500, राइट। यस सर। तो आपको साल के अंत में अगर आपका ये बैलेंस रहता है, एवरेज बैलेंस अगर आपका यही रहेगा, तो यू हैव 3,500 रुपीज एज इंटरेस्ट। So what we do, the normal, the laymen, those who don't know much finance, or the people, those who ignore the finance in their decision making, the financial decision making, the personal finance की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनीज तो ऐसा नहीं करती, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने खुशी खुशी 3,500 का इंटरेस्ट, एंड ही इज लाइक भाई पार्टी करेंगे, अब जो 3,500 का क्वार्टरली इंटरेस्ट निकाल लो आप, कितना हुआ। 3,500, 1,700, 1,700, 875। यस, 875। यस सर। हाँ, तो 875 इज अ क्वार्टरली इंटरेस्ट। तो हर महीने, हर 3 महीने में उन्हें 1,800 रुपए का 875 का इंटरेस्ट मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इज व्हाट वी डू मिस, वी मिस द इन्फ्लेशन, द मेजर thing which eat our money, inflation. If inflation in a country is 5%, so you are not better off, you are worst off here, because आपका वो पैसा 3.5% से बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रही है। तो it is always not the real nominal interest. What we always see the real interest in an economy. Here the real interest is कितना है real interest rate? -1.5%. Yes or no? Yes, sir. भाई समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, यस सर। Yes. Yes. ठीक है। तो Yes, sir. हमेशा जब Yes, sir. इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, whether the investment is profitable or not, there are two things. The very first thing is the interest rate. भाई what exactly is the interest rate? इंटरेस्ट रेट तो और भी आपकी मनी बड़ी नहीं है, देखा जाए तो रियल टर्म्स में आपकी मनी 1.5% कम हो गई है। ये नो क्लास। यस सर। But the question Yes, is, sir. do we see our investment like this? We never see our investment. Even the person who is very financial expert, even the person like मैं तो अपने आप को एक बहुत नॉर्मल सा एक स्टूडेंट कह रहा हूँ। If the student like me who is aware of these real interest rate on the nominal interest rate, it is known as the Fisher effect, right? तो अगर आपको पता है फिर भी आप ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन है भाई, सेविंग अकाउंट में पैसा लिक्विड रहता है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट इन सेविंग अकाउंट, हमेशा ध्यान रखना, देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट विच इज ऑलवेज द रियल इंटरेस्ट रेट। ये हमारी इकोनॉमी में ये मेन फिनोमेना है कि हमारा रियल इंटरेस्ट रेट ना ऑलवेज नेगेटिव रहता है, यानी एक तरह से हम अपना पैसा लूज कर रहे होते हैं बिना किसी जानकारी के। अगर इन्फ्लेशन 5%, तो हमारी इकोनॉमी में मॉडरेट इन्फ्लेशन है, आपको बताओ, it is the acceptable level of inflation. But what if the inflation goes 7%? This minus real interest rate will increase. It will be now -3.5%. तो इसका मतलब आपका पैसा उतनी तेजी से नीचे जाएगा। Am I clear, class? यस सर। ये तो पहला एक पॉइंट है जिसे हम इग्नोर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट व्हिच वी इग्नोर and seldomly, which is tax effect. Tax effect वो हर केस में अलग अलग होगा। अब पर्सन है, 3,500 का इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन ने ऑलरेडी कितना 3.5% ईट अप कर लिया। अगर इन्फ्लेशन 7% है, इन्फ्लेशन 5%, तो इन्फ्लेशन ने कितना ईट अप कर लिया आपकी टोटल वैल्यू का, 1 लाख का 1.5%। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। नाउ इट डिपेंड्स कि क्या मिस्टर एक्स को 3,500 पे कोई टैक्स देना होगा, बताइए मुझे। No, sir. नहीं देना होगा। देखो आप इनकम टैक्स पढ़कर आए हैं, तो आप गलत आंसर में एक्सपेक्ट नहीं करा आप लोगों से। इफ यू पीपल हैव ऑलरेडी रन द इनकम टैक्स, इट मींस यू पीपल नो अबाउट इट। So can you repeat? मुझे ये बताइए, 3,500 जो हजार आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, क्या आपको मतलब इंटरेस्ट, एक सेकेंड मुझे कॉल करना है कॉलेज में, जस्ट
यस। तो जो 3,500 आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, क्या आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा? No, sir. नहीं देना नो होगा? सर। क्यों नहीं देना होगा भाई? सर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, वन सबमिशन इज देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, Bank वाला टैक्स इंटरेस्ट स्लैब सर आई थिंक एक 10 थ्रेशोल्ड होता है ना, उसके ऊपर ही देना होता है टैक्स। आई डोंट अच्छा थिंक। थ्रेश होल्ड, 10,000 ओके 10,000 is the 10,000 lower limit. लोअर लिमिट, राइट। यानी कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि अगर आपने 10,000 तक का इंटरेस्ट कमाया है तो आपको नहीं देना, ठीक है। कुछ हद तक ठीक है, विच कम्स अंडर सेक्शन टीटीए, सेक्शन 80 टीटीए। बाय एंड लार्ज में कह सकता हूँ 3,000 पे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपको डिडक्शन मिल जाती है 10,000 तक की, राइट। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक की, ठीक है। ये सेक्शन टीटीबी आता है। तो यानी कि अगर आप ये देखिए कि अगर आप 10,000 से ज्यादा अर्न टैक्स कर रहे हैं तो उसका टैक्स इम्पैक्ट भी है, इफ इट इज अबव 10,000। नॉर्मल केसेस में, नॉन सीनियर सिटीजन के केस में टैक्सेस इम्प्लीकेशन भी। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को किस तरह से असेस किया जाएगा, वो डिपेंड अपॉन दीज टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। इज इट क्लियर? Yes, sir. इस क्लास, राइट। तो आपको इस तरह से असेस करना होता है। आपको पता लगेगा कि आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, हमेशा ये थंब रूल माना जाता है कि यू हैव टू बीट योर इंटरेस्ट रेट, योर अर्निंग इंटरेस्ट रेट शुड ऑलवेज बीट द इन्फ्लेशन, राइट। तो मैंने तो आपसे ये कहा था अभी तक कि भाई आप क्या करते हैं, आप कंपनसेशन, कंजम्पशन कंपनसेशन भी लेते हैं, आप री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का कंपनसेशन भी लेते हैं, इन्फ्लेशन का कंपनसेशन भी लेते हैं। बट यहाँ तो आपको इस 3%, 3.5% पे तो इन्फ्लेशन का ही कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा। इज नो, सी द डिफरेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब देखिए, दो चीजें आती हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस कि भाई इस वजह से आप सारा पैसा रिस्की एसेट्स में लगा दें, वो बहुत ही एक पुअर डिसीजन भी माना जाएगा। क्योंकि समटाइम इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द मनी, वी ऑल हैव टू सैक्रिफाइस सम पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि 5%, जो 3.5% मिल रहा है, 5% इन्फ्लेशन है, तो वी आर एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी रियल वैल्यू कितनी कम हो रही है, 1.5% से 2% से कम हो रही है। बट हमारी ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बट इफ यू पुट योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी मार्केट इज वेरी वेरी अनसर्टेन मार्केट। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एक साल में आपका प्रॉफिट होने को 10 गुना भी हो सकता है, होने में आपका प्रॉफिट 50% डिक्रीज भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस इन द मार्केट। इफ यू आर देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओनली देन योर वैल्यू एडिशन विल स्टार्ट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जब भी हम कभी भी लेते हैं पर्सनल लेवल पर भी, तो सारे फैक्टर्स को देखते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं, आप का रियल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जाता है पीपीएफ को, पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। इसमें कुछ फायदे हैं। इसका इंटरेस्ट रेट अगर 7% के आसपास रहता है, शायद 7% ही है अभी मेरे। हाँ जी, कितना? 7.1। हाँ, इट इज 7.1, राइट। तो मैंने भी अपना पीपीएफ लास्ट ईयर ही खुलवाया, क्योंकि मुझे लगा कि टैक्स सेविंग का बहुत अच्छा काम होता है। 1.5 लाख तक आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। एंड द पीपल दोज हु कम इन हायर इनकम टैक्स कैटेगरी, उनको तो मैनेज करना होता है। तो 1.5 लाख का आपको मैनेज करना पड़ेगा एटीसी में। सेकंड हो जाएगा आपका, मैनेज करना पड़ेगा टैक्सेशन बेनिफिट। यस, यू विल हैव द लॉट ऑफ टैक्सेशन बेनिफिट इफ यू इन्वेस्ट इन पीपीएफ। से ईई कहा जाता है, ट्रिपल ई, एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन। यानी आप जो जमा कर रहे हैं उस पर आपको डिडक्शन मिल गई, एग्जेम्पशन एक तरह से। आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर एग्जेम्पशन है, वो जो आप विड्रॉ करेंगे मेच्योरिटी पर, उस पर एग्जेम्पशन है। तो इसलिए ये जो टैक्स फ्री है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। हमारे जैसे देश में इन्फ्लेशन 7% नॉर्मली रहती है, अगर पूरे साल का एवरेज लिया जाए तो 7% से कम ही रहती है। तो दिस पीपीएफ इज बीटिंग इन्फ्लेशन एज वेल। बट अगेन, अब टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन साथ में एक टैक्स सेव भी हो रहा है। देखो, ये भी बेनिफिट है। आपकी इनकम 1.5 लाख से कम होगी तो उस पर 1.5 लाख का अगर मैं 30% कैटेगरी में आता हूँ तो सीधा मेरा 50,000 रुपये का टैक्स बचता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम मतलब लेक्चरशिप में तो ये हम हमारे लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है, डायरेक्ट 50,000 टैक्स बचाने का। 10 लाख से ऊपर टैक्स रेट 30% है। वी ऑल नो दिस, राइट? जस्ट अ मिनट।
ये आपको डिसाइड करना होता है कि क्या 50,000 का 40,000 का डिपेंडिंग अपॉन द स्लैब रेट्स आपको कितना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, बट इस पीपीएफ के साथ एक मुश्किल चीज क्या है, इट इज इलिक्विड फॉर 15 ईयर्स। आप 15 ईयर का टाइम लॉक पीरियड होता है, 15 साल से पैसा नहीं निकाल सकते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म देन यू शुड गो फॉर द पीपीएफ। तो इस तरह से कुछ हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को ध्यान में रखते हैं और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। एम आई क्लियर इनफ क्लास? Yes. Yes, sir. तो थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस की तरफ चले गए हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, बट हम थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस की तरफ चले गए। लेकिन आगे के लिए आप लोगों के लिए सीख है कि कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एनालिसिस करें तो आप तीन चीज पे करेंगे। क्या आपका उस पर टैक्स बचता है, क्या उस पर टैक्स लगता है। बचना और लगना बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं या इन्फ्लेशन रिवॉर्ड कुछ मिल पा रहा है, क्या वो पैसा लिक्विड है। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसके बेस पे। हाँ जी बोले। सर पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट है ये 7.1% जो आपने लिखा है ये 15 साल तक कांस्टेंट ही रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पीपी के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है कि ये इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज करती रहती है, चेंज होता रहता है, ठीक है। सर पीपीएफ खाली सैलरी लोगों के लिए है, कोई भी कर सकता है? नहीं, कोई भी कर सकता है। इट्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड ना, इट्स नॉट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मैं ईपीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे हमारे कॉलेज में नहीं प्रोवाइड कराया जाता हमें, तो व्हाट वी डू, वी कैन ओपन आवर अकाउंट इन नेशनलाइज्ड बैंक, और जहाँ पे पीपीएफ की फैसिलिटी है वहाँ पे आप करा लो टैक्स बचाने के लिए, राइट, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ से तो मेरा सीधा सा एक थंब रूल रहता है कि मुझे अगर 50,000 का टैक्स बचाना है तो व्हाट आई डू, आई हैव टू इन्वेस्ट 1,50,000। इससे मेरी 30% टैक्स लायबिलिटी कम हुई और 50,000 का सीधा टैक्स बचेगा। तो ये सब तो आप ऑलरेडी इनकम टैक्स में पढ़ ही चुके हैं, किस तरह से टैक्स मैनेज किया जाता है। तो नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिसीजन कैसे लिया जाता है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये थोड़ा पर्सनल फाइनेंस है बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी से आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने 24-25 साल की उम्र में सीखा था ये, तो आप लोग अगर अभी 18-19 साल की उम्र में सीख लें तो बहुत बेटर है। Now, next question. We have the next question, which is Mr. Tiwari is expecting to receive 20,000, 30,000, and 50,000 at the end of the first year, second year, and third year from now. Okay. If interest rate is 10%, calculate the total present value of the amount received by Mr. Tiwari over the next 3 years. Question clear है आप लोगों को? Yes. सर इसमें हाँ बोले। जो 3 अमाउंट मेंशन कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर जो 50,000 आ रहा है, तो हाँ, हमें थर्ड ईयर का निकालना है या अनदर 3 इयर्स का निकालना है? देखिए हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। देखिए ये टाइम 0 है, ओके। ये 1 साल हुआ, ये 2 साल पूरे हुए और ये तीसरा साल पूरा हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिस्टर तिवारी इज रिसीविंग 3 डिफरेंट कैश फ्लोज इन 3 डिफरेंट ईयर्स, therefore the total present value they are 20,000, 30,000 and 50,000. So it is 20,000 at the end of the first year, 30,000 at the end of the second year and 50,000 at the end of the third year, right? आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड द इंटरेस्ट रेट इज गिवन रेट 10%, ठीक है। ये वैल्यूज है। अब आपको बताना है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी। क्या करेंगे, सर डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग करेंगे, राइट। तो 1 by 1 20,000। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या? हाँ बताइए क्या क्वेश्चन रिपीट करना है। ये जो आप समझा रहे हो अभी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरे साइड अच्छा में, ठीक है, नेटवर्क इशू। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए मिस्टर तिवारी जी हैं कोई, और ये इन मिस्टर तिवारी को 20,000 मिल रहा है 1 साल के बाद, 30,000 2 साल के बाद और 50,000 तीसरे साल के बाद, ठीक है, राइट। अब आपको ये जानना है कि ये जो अमाउंट्स है ना जो आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं, ये टोटल एक प्रेजेंट में कितने होंगे, ठीक है। यस, आप क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, यस सर।
तो मैं आपको टेबल से तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले लॉजिकली इस क्वेश्चन को कराऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, हमें देखना चाहते हैं ₹1 की वैल्यू क्या होगी 1 साल के बाद। अच्छा, 0 ईयर में प्रेजेंट में ₹1 की वैल्यू कितनी होगी? एक ही होगी। एक ही होगी, वेरी गुड। 1 साल बाद क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी, और तीसरे साल के बाद क्या होगी? एट एट इंटरेस्ट रेट 10%। ठीक है, यस क्लास? यस Yes, सर। sir. 1 साल के बाद क्या होगी? अब हमें ये तो पता है कि ₹1 की जो वैल्यू आज है वो 1 साल के बाद वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो डिस्काउंट हो रही है, राइट? तो ₹1 की वैल्यू कम हो जाएगी बाय 1.1। यस और नो? याद आ रहा है? ये आपका लॉजिकल तरीका है कि अगर आपके पास टेबल नहीं है तो कैसे इस वैल्यू पर आया जाए। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, राइट? तो बताइए, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, सर 0.9 सर। 0.9090, राइट? यस सर। तो 0 पॉइंट इट इज 9091 कर लेता हूँ उसे, ठीक है? वैसे इसे 0.91 भी किया जा सकता है, ठीक है? तो इट्स 0.9090। नाउ सेकेंड ईयर वैल्यू, अब ये भी 10% से डिस्काउंट होगी इस क्लास, Yes, Yes. sir. divided by 1.1. Now the value divided by 1.1, it is 0.8264. Yes, sir. 0.8264 is the value. अब थर्ड ईयर के लिए 0.8264 divided by 1.1, and the value comes out divided by 1.1. It's 0.75. 0.751. यानी कि ₹1 की वैल्यू धीरे धीरे ये हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी एट द रेट 10%। कोई बात नहीं, हो जाएगी तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। सेकेंड ईयर में आपको 30,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में इस पैसे की कीमत ये है। अमाउंट बताइए मुझे। 18,180 के आसपास। Yes, sir. Second value should be 24,780, and the third value, second, 0.7513 multiplied 50,000, 37,567, 37,565। Yes or no? Yes, sir. Yes sir. हम इन सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए, प्लस 18,180 प्लस 24,780, 85 to 5। यस, यही आ रहा है। 18,180, 24,780, 80,000, Yes sir. Yeah. ठीक। तो इट इज 80,005 to 5। Am I clear class? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अगर मिस्टर तिवारी से ये कहा जाए, ये मिस्टर तिवारी, एंड इनसे ये कहा जाए कि भाई आप ना 85,000 आज इन्वेस्ट कर दो और आपको जो इनफ्लोज है ना ये मिलेंगे, राइट? 85,000 आज करो, 20,000 मिलेगा 1 साल के बाद, 30,000 मिलेगा दूसरे साल में, एंड 50,000। मिस्टर तिवारी हो जाएंगे खुश? नहीं हो जाएंगे? खुश होना चाहिए मिस्टर तिवारी को, बताइए। No, sir. भाई अगर मिस्टर तिवारी, होना चाहिए, अगर पता हो तो नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब नॉर्मल तो आदमी खुशी हो जाता है ना कि भाई 1 लाख रुपए मिलेंगे, आज 85,000 रुपए डाल रहे हैं, है ना? Yes लेकिन sir. मिस्टर तिवारी को ये खबर नहीं है कि ये जो 1 लाख है आज इसकी वैल्यू कितनी है, आज है 80,525। तो मिस्टर तिवारी एक तरह से नुकसान में, जैसे नो, Yes, वो कहीं ना sir. कहीं 4,475 रुपए फालतू दे रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? बट इफ समवन टोल्ड मिस्टर तिवारी की 80,000 कीजिए और सेम रिटर्न पाइए, क्या मिस्टर तिवारी को ये ऑप्ट करना चाहिए? Yes, sir. बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न इन्हें मिल रहा है 1 लाख का, जिसकी वैल्यू है आज
80,525. Yes or no? So Mr. Yes. Tiwari is in Mr. Tiwari is creating value in his assets by rupees 525. Yes, class. Yes, class. Yes, Everyone. sir. ठीक है. Yes. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है, Yes, इस sir. तरह से आपको Sir, एनालिसिस करना है. these बोले. are three different amounts, right? हाँ, ठीक है. सर, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे डिस्काउंटिंग वाला मेथड यूज़ करके ही? हम्म. जैसे हमें पता है कि 10% ही डिडक्ट होगा, तो हम 50,000 पे पहले 10% उसके हिसाब से डिडक्ट करते, डिवाइडेड बाय 1.1, जो भी उसका अमाउंट आता है, उसके बाद हम 30,000 उसके के बाद हिसाब से. दोबारा से 1.1 करते, फिर तीसरी बार 1.1 करते, राइट. सर, हाँ, तो सेम आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखिए. ठीक है. मैं ठीक आपको है सर. बताता हूँ. जैसे कि Sir? आपने क्या किया, एक सेकंड में आपको ना ये अमाउंट थोड़ा सा क्लियर कर दूँ. किया, मेरे पास आया, मैंने इसे दोबारा से 1.1 से डिवाइड कर दिया, ये आया, फिर किया 1. सेम आ रहा है. ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू. हाँ. हाँ, बोलिए. सर वो राइट साइड वाला जो आप समझा रहे थे फिर से समझा देंगे जरा. देखिए, मिस्टर तिवारी से ये कहा गया कि भाई आपको, मतलब मान लीजिए हम ही कोई मिस्टर तिवारी, और हमसे कहा गया कि 20,000 आपको 1 साल के बाद मिलेगा, 30,000 आपको दूसरे साल के बाद, और 50,000 तीसरे साल के बाद आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे. ओनली कंडीशन इज यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे 85,000. ठीक है. अब 85,000 करने पर आपको एक तरह से ये कहा जा रहा है कि 15,000 का रिटर्न मिलेगा इन 3 years. ठीक है. इट मे लुक लाइक lucrative इन्वेस्टमेंट, बट ओनली व्हेन यू डोंट नो द इंटरेस्ट रेट. द इंटरेस्ट रेट इज की. इंटरेस्ट रेट है 10%. तो आपने पाया कि जो 1 लाख की जो फ्यूचर वैल्यू है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये आनी चाहिए. ठीक है. Yes, राइट. sir. यानी इन 1 लाख को जो आप फ्यूचर में लेंगे, इनकी वैल्यू आज की 80,525 है. लेकिन इस 80,525 की वैल्यू के लिए आपको आज 85,000 खर्च करने पड़ रहे हैं. तो आप नुकसान में है ना. Yeah. तो यानी कि आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, या आपकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा. इन सेम सिचुएशन, अगर आपसे ये कहा जाता है आप 80,000 कीजिए, 1 लाख का रिटर्न पाइए, तो अब हमें पता लगा 1 लाख की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% इज 80,525, बट ही इज आस्किंग जस्ट 80,000, तो हम 525 रुपए के वैल्यू. Fine. राइट. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. ठीक है. Yes, sir. फाइन. तो ये सब क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन, एंड देन आई विल स्विच टू साइन ऑफ. उसके बाद मेरी भी एक क्लास है. ओके, फाइन. अच्छा, what if I share some numericals with you, or you can try to solve them? Would it be fine? Yes, sir. Sure. सर, Yes, sir. हाँ, ऐसा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. तो what I'm going to do, which questions हैं Mr. Ankit, Mr. Killer, Mr. X. ठीक है. तो what I'm going to do now, I'll share those questions and you people try to solve them. अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Okay, so Okay, sir. अच्छा, ये बताइए, ट्रू एंड फॉल्स कर लें. इफ यू पीपल वांट टू डू द ट्रू एंड फॉल्स. यस श्योर सर. हाँ. तो 5 या 10 मिनट लगेंगे. व्हाट आई विल डू, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट्स. व्हाट आई विल डू, आई विल शो द स्टेटमेंट, क्योंकि वो रीड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा. एंड देन वी विल लेट, आई लेट यू नो वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है, विच इज नोन एज कैपिटल बस्टिंग. अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो कैपिटल बस्टिंग इट्स अ वेरी हैंडफुल चैप्टर, और सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, बट बहुत इजी है अगर हम ये चैप्टर अच्छे से करते हैं. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, लिख लेना पड़ेगा पहले. Payodi, are you there in the class? Yes, sir. Can you just take the screenshot of the attendance and send it to me? Sure, sir.
second. मैंने मेल किया, आया नहीं है, जस्ट I hope this screen is visible, right? The questions. Yes, Okay, so one by one we will take these questions. Yes, Uh, sir. ठीक है, हम रीड करते हैं. भाई फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए. बस तो सर दूर दूर तक फॉल्स है. false sir. सबको क्लियर है why this statement is false statement? Yes, class. Yes sir. Yes, sir. Right. The reason is the money which we receive today is more valuable than the money which we received tomorrow. Right. ये आपका फंडामेंटल है. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंडामेंटल आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट. भाई सब है ना क्लास में? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ ठीक है. Yes sir. Next is three fundamental reasons for time value of money are. It's true. It's true. Okay. Fine. False. False sir. Sir, False. true. Okay. True. ठीक है. So we have mixed answer, right? Why it Sir, is true sacrifice for for false? current consumption होना चाहिए. Deconsumption, recent and preference for current consumption. सही बात है. तीन points तो सही है ये. आपको क्या Yes. लगता है? और कोई भी point होना चाहिए यहाँ पे? By preference sir. sir, what do we mean here? तो वैसे इन्फ्लेशन होना चाहिए बट उन्होंने लिखा ही Inflation. फंडामेंटल रीजंस है, सो ठीक है. अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ. इन्फ्लेशन इज नॉट द फंडामेंटल रीजन. मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल से क्लियर किया था. आई थिंक आई गिव वन एग्जांपल व्हेन आई थिंक Payodi she was giving me 10,000 rupees and at the same time I said कि there is no inflation in the market, right? याद आ रहा है Yes. कल वाला एग्जांपल? तो फिर भी Payodi she will charge something, right? Yes, The sir. reason, the reason is because she is derailing her current consumption. There is a risk and uncertainties, and second one is the reinvestment opportunity, right? So she might invest somewhere else. Why she would give me without interest rate? So that is why, if there is no inflation in the market, still you will charge more interest because you are valuing current consumption. You are valuing current money more than the money which you is received in future. ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो इन्फ्लेशन आपको ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन इज नॉट द फंडामेंटल रीजन. इन्फ्लेशन इज द रीजन बट नॉट द इम्पोर्टेंट रीजन और द फंडामेंटल रीजन. क्यों? अगर इन्फ्लेशन नहीं भी होगी फिर भी आप चार्ज करेंगे. ठीक है. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू अस. Yes. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन इज आल्सो अ फंडामेंटल रीजन. आई होप ये भी क्लियर हो गया. हाँ गुड. False. वी हैव टाइम वैल्यू ऑफ मनी इवन इफ देयर इज नो इन्फ्लेशन. True. ये भी क्लियर है. वेरी गुड. हाँ. कंपाउंडिंग टेक्निक कैलकुलेट्स प्रेजेंट वैल्यू. False. ठीक है. False. उल्टा है, right? Compounding technique calculates future value, whereas the discounting technique calculates present values. ठीक है? Right. Next, sixth question. Question number 6. Six true है. क्या है एक बार देख लेते हैं. Future value of a given lump sum amount can be calculated using the formula FV, right? Present value, right? Or FV. हाँ,
Is it True, sir. true or not True. true? Yes or no class? Yes, sir. True. Yes, देखो अगर sir. किसी को डाउट है ना वो बताइए डाउट है फिर मैं इसको समझाऊंगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे ट्रू है या फॉल्स है प्लीज आस्क। रीजन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके फाइन। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उन्होंने दो फॉर्मूलेस बताए हैं। तो फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आई वांट टू नो द फ्यूचर वैल्यू व्हाट आई विल डू। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जो होगी आपकी हमेशा इन टर्म ऑफ मनी इन टर्म ऑफ नॉमिनल वैल्यू ज्यादा होगी। ये सुनो ये सुनो क्लास। Yes, sir. यस Yes, ठीक sir. है तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से नॉमिनल वे में ज्यादा होगी वो हमें समझ भी आता है। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये भी क्लियर है राइट। तो मल्टीप्लाई क्या हो सकता है ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम पीरियड के लिए। एम आई क्लियर Yes, sir. राइट। हाँ जी बोलिए। Yes, sir. Yes, so this is the formula. In case if I want to know the future value, I can directly multiply with it. But अगर मुझे present value निकालनी है तो obviously future value से वो कम होनी चाहिए nominal way में nominal value में। तो 1 plus n हो जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes or no? Yes, sir. तो ये दो आपको फॉर्मूलेज हमेशा याद रखो। अब देखते हैं कि उसने क्या पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया। It asks future value of a given amount lump sum amount can be calculated using this future value present value multiply this or future value present value multiply CVF compounded value factor। yes class Yes, sir. सही तो बात है। Yes, sir. True. am I clear class? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से भी बता देता हूँ एक बार अगर आपको ये वाला तरीका नहीं पता ये तो एक मैथमेटिकल तरीका है इसके लिए आपको आना चाहिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट अगर आप नहीं करना चाहते मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप CVF टेबल का भी सहारा ले सकते हैं। कैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। 10,000 रुपीज है ये प्रेजेंट वैल्यू है यानी आज जो 10,000 है मैं जानना चाहता हूँ 3 साल के बाद 5% रेट पर इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ये सुनो Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब देखिए सारा खेल सिर्फ इस वैल्यू का है। ये मैं नहीं निकालना चाहता मेरी मर्जी मैं नहीं निकालना चाहता डायरेक्ट मेरे को नहीं आती कैलकुलेशन करनी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो मैं इसके लिए किस टेबल में जा सकता हूँ कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर टेबल में। ये सुनो Yes, sir. तो Yes, sir. 1 प्लस आर एन का सब्सटीट्यूशन क्या है कंपाउंडेड वैल्यू टेबल। यस क्लास Yes, sir. ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मैं गया टेबल में मैंने लिखा 10,000 क्योंकि मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आर आर इज 5% so it is 0.05 multiply 3 बट मैं नहीं करना चाहता ये काम। तो व्हाट आई कैन डू CVF कितने पर 5% और 3 इयर्स पर मैं देखना चाहता हूँ। तो I'll go to table and then I'll have to figure out the values। This time table लिख दिया मैंने it's table actually। It is CVF table right। I hope you can see the CVF table compound and value factor right। This class time period कितना था 3 years time Yes, period sir. was 3 year and percentage was 5%। 1.158 right। तो इसका intersection point is 1.158। am I clear everyone? Yes, sir. सबको देखना है टेबल कैसे देखना है। Yes, sir. ठीक है नाउ वी हैव 1.158 तो 10,000 गुना 1.158 तो आ जाएगा 11,580। ये सुन लो
Yes, अब sir. आप ना इसको खुद भी अगर आप करोगे ना यही वैल्यू आएगा 1.158 आएगा। तो उन्होंने उसके लिए बस टेबल बना दिया आपका काम आसान करने के लिए। क्लियर है, सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही थी? दिस स्टेटमेंट, Yes, sir. yes it was correct statement, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग, एक हर साल में कंपाउंडिंग होती है, फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेटेड एज, बताइए। So false. फॉल्स, कैसे? So CVAF होना चाहिए. इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू, एनुअल कंपाउंडिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे। सर ट्रू। ओके, यहाँ एनीवन एल्स? एन्युटी, यस, यहाँ पे एन्युटी नहीं है ना, इसलिए सीवीएफ यूज करें। एनुअल कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू, So annuity वाला ही नहीं है. रुको रुको, एकदम मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये इट इज एनुअल कंपाउंडिंग ना, एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, यस इट इज एनविटी, एनविटी कंपाउंडिंग हो गया ना, कंपाउंडिंग व्हाट इज देयर। आई होप आपको क्लियर है, सबको क्लियर है ये वाला क्यों एनविटी होना चाहिए यहाँ पर? नहीं है तो मैं Yes, आपको रीजन एक बार क्लियर कर देता हूँ, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। कभी आप ये रिलाय मत करो कि आपका आंसर सही है नहीं है, आपका सही रीजन से आंसर सही होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब वो तुक्काफिकेशन वाला काम होता है तो हमें पता ही नहीं लग पाता हम सही है या नहीं है। मान लिया आज मैंने 10,000 किया इन्वेस्ट, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ 10,000 विच इज इन्वेस्टेड हियर, राइट। अब ये कंपाउंड होना है एक टाइम के बाद। तो 10,000 इफ दिस 10,000 इज सब्जेक्ट टू कंपाउंडिंग, व्हाट डज इट मीन? यानी एक साल का जो भी इसमें इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट इज 10%, यानी एक साल के बाद अमाउंट वुड बी 11,000। यस और नो क्लास? यस। Yes, sir. फिर यस उसके सर। बाद वापस से 10% एंड द अमाउंट वुड बी 11,000 में 1,100 और ऐड कर लो 12,100। यस और नो? Yes, sir. एंड सो एन एंड सो फोर्थ। तो क्या ये वैल्यू आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आ सकती है? आंसर इज नो, राइट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपकी ये आंसर नहीं आ सकता। आपका ये वैल्यू किससे आएगा? एक सेकंड, लेट मी चेक। इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। नो, इस तरह से नहीं आएगी आपकी वैल्यू। वैल्यू आएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू विच इज नॉट द फ्यूचर वैल्यू, एस, यस, एस इक्वल्स टू टोटल पी 1 प्लस आर, टोटल कंपाउंडिंग, टोटल टाइम पीरियड एंड मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग एंड से। तो जितनी बार साल में कंपाउंडिंग होगी वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका राइट फॉर्मूला है, इट इज अ करेक्ट फॉर्मूला। यस क्लास, Yes, sir. ठीक है। yes, sir. तो दिस वन इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है। तो सेवेंथ वन इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Effective annualized rate of interest is calculated in case of non-annual compounding। सही है नहीं है? वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है बट आपको पता होना चाहिए because it was there in your business mathematics। Effective rate of interest याद आ रहा है आप लोगों को? Yes or no? No, No, sir. sir. No? नो आइडिया। Okay, कोई नो बात सर, नहीं। याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अब चलो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा विच इज नॉन एज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कहा गया? आपके पास दो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन इफेक्टिवली हम इसे देख लेंगे। देयर आर टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू। वन सेज कि सर आपका 10,000 रुपीज ना कंपाउंडेड होगा। वी ऑल नो अबाउट द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है, राइट? री इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है कि 10,000 प्लस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी सेम रेट पे कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। 10,000 कंपाउंड होगा बट दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सेज कंपाउंडेड होगा ईयरली, ईयरली कंपाउंडेड होगा, ठीक है। एंड दिस 10,000 दूसरा ऑप्शन है, ये कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली। अब देखिए इंटरेस्ट रेट दिया गया है एंड इंटरेस्ट रेट इज गिवन 10%।
इंटरेस्ट रेट इज गिवन 10%। अच्छा, आप मुझे बताइए कौन सा आपके लिए ज्यादा बेहतर है? क्वार्टरली। सेकंड वन। ये सबको क्लियर है? यस सर। राइट। लेकिन क्लियर तो है, और ये भी मुझे पता है कि जो जितना ज्यादा, देखिए कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपकी मनी उतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती है। राइट? यस क्लास? यस सर। ठीक है, ये हमको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर टू अस, राइट? बट द पॉइंट इज, इंटरेस्ट रेट 10% दिए गए हैं, तो व्हाट शुड बी द इफेक्टिव रेट? अब देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन से बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं जानना चाहता हूँ इसकी फ्यूचर वैल्यू, तो व्हाट आई डिड, s इक्वल्स टू p 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई n, n एक साल का है ये, राइट? p 10,000, इंटरेस्ट रेट 10%, तो इट इज 1.1। n का मतलब क्या है, टाइम पीरियड कितना है, और वो कंपाउंड कितना हुआ है। ये सुनो क्लास, यस सर। टाइम पीरियड कितना है, एक साल। टाइम एक पीरियड इज जस्ट 1 ईयर। एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? एक बार सर। एक बार, क्योंकि इट इज सेड इन द क्वेश्चन कंपाउंडिंग ईयरली, तो इसका मतलब एक बार। तो यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल के बाद? 11,000। 11,000। इस क्वेश्चन में देखिए, सेम s इक्वल्स टू p 1 प्लस r मल्टीप्लाई n। p is 10,000। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। 10%। तो हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट इफेक्टिवली कितना होगा? % डिवाइडेड बाय 2। ये कहा जा रहा है कि क्वार्टरली होगा, तो यानी इसका मतलब हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फिर इन्वेस्टमेंट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका 10% नहीं है, हर क्वार्टर के लिए कितना है, 10/4। यस और नो? यस सर। 2.5, so it means 0.025, right? 0.025. Now look at this. n साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है? हाउ मेनी टाइम कंपाउंडिंग इज 4 डन? times। 4 टाइम। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं यहाँ पर? 4 times. ठीक। अब आप इसे कैलकुलेट करो, 10,000 1.025, बताइए मुझे पहले, लेट मी चेक। ₹11,038. 11,038 रुपीज 12 पैसे। यस। आप बताइए कंपाउंडिंग का फायदा है या नहीं है? यस सर। 38 रुपीज का फायदा हुआ इफ कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली। हमेशा ध्यान रखना, जितनी बार भी कंपाउंडिंग होगी ना, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। द मोर कंपाउंडिंग यू हैव, द मोर बेनिफिशियल द इंटरेस्ट रेट। बट नाउ लेट मी नो, इस केस में तो इफेक्टिव रेट भी वही है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी वही है, विच इज 10%। यस और नो? यस सर। इस केस में क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% है? नो, इफेक्टिव रेट इज हायर देन 10%। यस और नो? यस सर। यस राइट? सर। क्यों? क्योंकि 11,038 हो गया है। तो इफ आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल आई कैन डू इज 11,038 डिवाइडेड बाय 12। किससे मैं डिवाइड कर दूं इसे? रुको रुको, और 1,038 डिवाइडेड बाय 10,000, राइट? इंटरेस्ट रेट कुछ ये नहीं आ जाएगा, 10.38% इफेक्टिव, यस सर। राइट? Got it. हाँ, इसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और आपको पता भी होनी चाहिए स्टेटमेंट क्या है। तो अब आपको पता लगा, ऊपर ऊपर से तो दोनों 10% दे रहे थे, बट इफेक्टिवली जिसमें जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? यस सर। राइट? ठीक है, एक सेकेंड जस्ट, नहीं चलो ठीक है, इतना ही काफी है। स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं,
more compounding, more effective interest rate. Yes or no? Yes. ये बात तो क्लियर है. Annual compounding, annual compounding interest rate अब, और उसका इफेक्टिव रेट भी वही होगा ऑब्वियस है. यस और नो? अगर वो साल में Yes. एक ही बार Yes. कंपाउंड होता है तो उसका इफेक्टिव भी वही है और उसका इफेक्ट और नॉमिनल भी वही. बट इन केस क्वार्टरली की बात कर लो, सेमी एनुअल की बात कर लो, मंथली की बात कर लो, डेली कंपाउंडिंग की बात कर लो, इसका हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा. ये सुनो, जैसे अभी हमने केस में देखा, जैसे हमने देखा 10% ही था, लेकिन इफेक्टिव कितना आया? 10.38% आया. ये सुनो क्लास. Yes. ठीक है. तो हमेशा यू ऑलवेज गो फॉर मोर एंड मोर कंपाउंडिंग. अगर आपसे कहा जाए कि भाई 10 बार कंपाउंडिंग होगी, इंटरेस्ट रेट भले ही थोड़ा सा कम मिले, थोड़ा सा, बट ऑब्वियसली फिर उसको देखना पड़ेगा. वो बोल रहे हैं यहाँ पे 10% मिल रहा है और यहाँ पे बोल रहे हैं 9.5 मिल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इफेक्टिव रेट. राइट? ओनली देन यू कैन कम अप टू द कंक्लूजन, अदरवाइज आप गलत इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में फंस जाएंगे. ये भी क्लियर है? यस और नो? यस सर. तो कराने को तो इतना कुछ है, मैं करा तो बहुत कुछ सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी. प्रॉब्लम इज आपने बिजनेस मैथ्स में ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोग. आई एम नॉट टीचिंग यू द न्यू थिंग, आई एम जस्ट टीचिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. तो कुछ चीजें हैं ना जो आपके काम आती हैं. ये फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस जिसे कहा जाता है, सॉरी मैथमेटिक फाइनेंस. So it is the part of the mathematical finance, and one should know all trick of the mathematical finance so that you can, whenever you are taking the home loan, whenever you are taking the EMI options, whenever you are doing all these calculation, whenever the things are in this way, right? तो आप कैसे करें, आप कैसे जज करें कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है नहीं. अच्छा, जो आपका बैंक अकाउंट है, अब आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन हो सकता है, आपने पूछा नहीं, बट मैं बता देता हूँ. आपको जो बैंक अकाउंट में जो पैसा है, अब आप पूछ सकते हैं सर वो कैसे कंपाउंड होता है. हो सकता है ना? कैसे होता है बताइए. साल में एक बार होता है, मंथली होता है, सेमेस्टरली होता है, क्वार्टरली होता है, कैसे? सब पर एनम के हिसाब से होता है, तो मेरे हिसाब से ईयर एंड पे होता होगा. डेली कंपाउंडिंग, राइट? ठीक है. हेलो, क्या हुआ? सर हेलो. डेली कंपाउंड सर होता है. डेली होता तो बहुत ज्यादा रिटर्न होते. डेली मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन क्या है. दो मेथड्स होते हैं इसमें. एक होता है डेली एवरेज बैलेंस. आपने मान लीजिए आज कुछ ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है. आज आपके बैंक अकाउंट में सुबह 10 लाख थे और सुबह रात तक आपके बैंक अकाउंट में 9 लाख है. तो किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? मैं उस डेली कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ. आपके 9 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा. डेली बेसिस का बैलेंस देखा जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंडिंग, तो आई थिंक मेरी स्टेटमेंट गलत थी. इस स्टेटमेंट को इस तरह से करेक्ट किया जा सकता है. कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, आई होप ये वाला क्लियर होगा. डेली बैलेंस, शाम का जो डेली बैलेंस होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. ये पॉइंट क्लियर है? Yes. राइट. कंपाउंडिंग कैसे होगी? कंपाउंडिंग होती है क्वार्टरली. ज्यादातर बैंक्स क्वार्टरली करते हैं. अभी एक बैंक का आया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द बैंक, आई थिंक मेरे ही बैंक में है कि वो मंथली कंपाउंडिंग करेंगे. मंथली करेंगे तो मंथली कंपाउंडेड इज एक्चुअली रीजनेबल और ये थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल है. क्लियर हुआ है? दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? Yes, sir. क्या मैं एग्जांपल दूं एक और?
इस क्लास Yes. हाँ जी हेलो It's clear, sir. Clear. अच्छा clear, ठीक है। तो हमेशा दिन का एवरेज बैलेंस देखा जाता है। मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख पड़े रहे 15 दिन तक, तो 15 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर वो 10 लाख 90,000 रह गए, यानी 10,000 कम हो गए, तो 9,90,000 पर आपका बाकी के पीरियड्स का इंटरेस्ट लगे, यानी डेली बेसिस पर क्या आपका बैलेंस है। तो इट इज समथिंग नॉट डेली कंपाउंडिंग, बट इट इज द डेली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। बट इंटरेस्ट का बैड होता है, हम उसकी बात करें, इंटरेस्ट का बैड होता है, क्वार्टरली होता है। लेकिन अगर जो बैंक कह रहा है कि मैं मंथली कर रहा हूँ, तो आपको उस बैंक के साथ जाना चाहिए, इवन इफ बोथ आर गिविंग द सेम इंटरेस्ट रेट। यस और नो? Yes. तो जो Yes, ज्यादा sir. करके देगा आपका पैसा, उसके साथ जाना चाहिए। तो आई थिंक ये न्यूज़ भी है, आई शुड शेयर इट, आई शुड शो यू, कि मुझे भी पता लग जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट का ही है, आईडीएफसी फर्स्ट। इंटरेस्ट now monthly interest on SBAs at saving bank accounts, it is IDFC। देखो अभी की बात है 19 जुलाई की, पता लगा? Yes. ठीक है, अब ये हर महीने इंटरेस्ट देगा, यानी ऑब्वियसली कंपाउंडिंग फी फिर हर महीने होगी। Banks are supposed to calculate interest rate on the end of the day balance, ये मैंने आपको बताया। In March 2016, RBI directed bank to start credit interest on saving account quarterly, while prior to this was credit half yearly basis। पहले half yearly होता था, फिर 2016 के बाद से क्वार्टरली होने लगा। अब कुछ बैंक्स आए, जैसे आईडीएफसी बैंक आया, इसने क्या किया, इन्होंने कहा है कि अब हम क्या करेंगे, हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्लाइटली इट वुड बी हायर देन व्हाट वाज प्रीवियसली। ठीक है, दिस क्लास। ऐसे इनको कोई नुकसान वगैरह नहीं होता बैंक? हाँ जी, सर नुकसान ऐसे क्या मतलब है? मंथली बेसिस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो ऐसे नुकसान नहीं होता? नुकसान तो क्या होगा, आई मीन ऑब्वियसली दे आर गिविंग द लोन एट द सेम टाइम। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना थोड़ा नया बैंक है, इट्स रिलेटिवली न्यू बैंक, और इसलिए वो अभी जब मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था, तो दैट टाइम द इंटरेस्ट रेट वो 7% इन 2019, राइट। तो मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मैं इक्विटी मार्केट में ज्यादा एक्सपोज नहीं डालना चाह रहा था, तो आई स्टार्टेड विद इट कि भाई ठीक है, मेरा पैसा सेफ तो रहेगा। तो मैंने जो हैंडफुल अमाउंट था वो मैंने वहाँ कर दिया, एंड आई वाज अर्निंग 7%। बट अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, क्योंकि बैंक अब धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और एट द सेम टाइम बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा एक्सेस थी बैंक के पास कि देखिए यहाँ पे आपको ना पूरी इकोनॉमिक समझनी पड़ेगी, तो थोड़ा मुश्किल है। लोग बाग क्या करते हैं, जब भी मुश्किल के हालात होते हैं, यानी जब अनसर्टेनिटीज होती है ना, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की एसेट्स में से हटाकर सेफ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी किसी इकोनॉमी में क्राइसिस आते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कभी नोटिस किया है? गोल्ड प्राइस ऑलवेज इंक्रीज व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। यस, राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो लोग क्या करते हैं, हर जगह से पैसा हटाएंगे, गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। गोल्ड सबको पता है कि गोल्ड कहीं नहीं जाता, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट वी हैव। तो लोग साथ में क्या करते हैं, दूसरा एक बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने लग जाते हैं। तो अभी एक साल में यही हो रहा है कि बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी, बट दे हैव नो, आई मीन दे हैव द वेरी लेस नंबर ऑफ बोरोइंग प्रपोजल, जो लोग बोरो करना चाहते हैं बैंक से, अगेन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, लाइक पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग मच, पीपल आर नॉट ओपनिंग द न्यू रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। तो इस चीज को हमें इस तरह से समझने की जरूरत है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट को फिर कम कर दिया। ठीक है, यस। Yes. हाँ देखो, इन्होंने बता ही दिया, देखो इन्होंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता दिया, देखो दिख रहा है आपको, 0.074 का बेनिफिट होगा। यानी जो अगर 3% ये दे रहे थे, 3% इनका बेसिक है कि अमाउंट है 1 लाख से ऊपर है, तब जाके इनका 5% है। तो अगर 3% इंटरेस्ट रेट है और ये स्विच कर रहे हैं क्वार्टरली से मंथली, तो इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ जाएगा, 0.0074% बढ़ जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। Yes. ठीक है। तो जो भी बैंक आपसे ये कहे कि भाई हम ऐसा दे रहे हैं वैसा दे रहे हैं, तो आपको, हाँ देखो इन्होंने और कम कर दिया। The bank will pay an interest of 5% per annum in case the bank balance is greater than 10 lakh। नहीं, इतना नहीं है मेरा,
my one is very less. If the balance, if the account is up to 1 lakh, it will earn interest of 4%, and if the balance is more than 1 lakh, ये वाला, so it is 4.5%. I hope you people can see this, right? Yes, class. Yes, sir. Yes, अगर ये 4.5% दे रहे थे, अगर मैं अपना खुद कैलकुलेट करना चाहूँ कि मुझे कितना फायदा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मंथली कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा, तो मुझे पता लग जाएगा. ठीक है? इस क्लास yes, sir. sir. आपको भी हमेशा इस तरह से करना है. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको छोटी छोटी चीजें लगेंगी, बट यही चीजें आगे काम आएंगी. ये मैं अगर इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई नो इट कि इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट इस तरह से काम करता है. तो ऐसा नहीं है कुछ कि कुछ ये फालतू की चीजें हैं, या ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो आई होप आपको अब इसका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का. इफेक्टिव एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ नॉन एनुअल कंपाउंडिंग. ये क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, उन्हीं के लिए तो किया जाता है जो नॉन एनुअल कंपाउंडिंग होती है. एनुअल का तो वही इंटरेस्ट रेट होता है जो इफेक्टिव होता है, जो नॉमिनल होता है, राइट? यस क्लास. यस सर। Yes, sir. हाँ, अगला क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं. हेलो, So So 9 false. is false. क्या ये फॉल्स कहाँ से? अच्छा, एक सेकेंड. हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग द लोअर विल बी द फ्यूचर वैल्यू. हाँ, ये तो गलत है, राइट? ये गलत है. ठीक. फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज. अच्छा, अभी हम फिनिश करें क्लास? एक्चुअली आई एम Yes. स्टार्विंग, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो वी कैन स्टार्ट नाउ. आई मीन वी कैन एंड द क्लास. आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. यस सर। एंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, बिकॉज मुझे भी टाइम का नहीं ध्यान रहा. कोई बात नहीं. तो नेक्स्ट क्लास में जब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज द कैपिटल बस्टिंग. But before doing the capital busting, I would ask you people to solve more and more questions, and I'll send the questions to either this Labita or I सर can आप send it. क्लास में अपलोड कर दीजिए सर. तो मुझे थोड़ा आता नहीं है, बट मैं देख लूंगा कैसे करते हैं. ठीक है, अगर वो हो जाएगा तो मैं वहाँ कर दूंगा. ठीक है. Alright sir. Okay, so I'll share the table also and the questions true and false also. मैं सारा कुछ share कर दूंगा जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए. ठीक है. Thank you so much you all. You may leave now. Thank you so much. Thank you, sir.